हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन कक्षा 10 में विज्ञान विषय में पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आज तक की क्लासों के अंदर अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के 8 प्रकार थे, उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में अपन एक आगे का टॉपिक पढ़ते हैं जो है उत्प्रेरक। यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, इन उत्प्रेरकों का क्या काम होता है, इसके बारे में आज इस क्लास में अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरक के बारे में। तो देखिए सुनिए, उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक नाम से ही मतलब है, देखो किसी को क्या कर दे, उत्तेजित कर दे या प्रेरित कर दे, है ना। अपन पढ़ाई नहीं करते तो कोई न कोई बाहर से ऐसा सदस्य आता है घर में और वो ज्ञान दे के चला जाता है। फिर क्या करते हैं अपन, वो ज्ञान अपने पास में जब तक दिमाग में रहता है तब तक तो अपन क्या करते हैं कि हाँ पढ़ाई करेंगे, तेज़ तेज़ पढ़ाई करते हैं 1-2 दिन बाद में, और थोड़े एक दिनों बाद में वो वापस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वैसे ही ये कुछ पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। यानी या तो क्या करते वो अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते और या क्या करते अभिक्रियाओं के वेग को घटा देते, परंतु खुद में कोई परिवर्तन नहीं करते। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि है ना, चलो चलो आ जाओ, है ना, बाहर चलते हैं घूमने, पढ़ाई क्या होती है। वो क्या करते हैं, आपकी पढ़ाई को कम भी करते हैं, है ना। कुछ ऐसे आते हैं ये भी कहते हैं कि है ना, इतना ज़्यादा मत पढ़ा करो, पागल हो जाओगे। ये सारे कहने वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, या तो आपकी पढ़ाई का वेग क्या कर देगा, बढ़ा देंगे, या आपकी पढ़ाई को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दोनों ही उत्प्रेरक है, चाहे वो बढ़ा दे चाहे वो घटा दे। परंतु ये ध्यान रखना, वो खुद में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, वो खुद है वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसी से ही समझो, उत्प्रेरक भी ऐसी कोई चीज़ होती है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, वे क्या कहलाते, उत्प्रेरक, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन ना करे। तो मैं परिभाषा लिखता हूँ, देखो मैं परिभाषा में ऐसे लिखूं कि ऐसे पदार्थ, कैसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, परंतु कर देते हैं, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बात याद रखना कि परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। ये याद रखनी है आपको, इसकी परिभाषा, उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी ऐसे पदार्थ होते हैं उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो वाले क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे मैं लिखूं, आपको परिभाषाएं पीछे रासायनिक अभिक्रियाओं की बहुत सारी पढ़ाई थी, उसके अंदर उदाहरण भी बहुत सारे पढ़ाए थे। मैं उदाहरण वहीं से उठाता हूँ, वही सेम उदाहरण काम में लेता हूँ। देखो आपको याद आ जाएगा, मैंने ये लिया था SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड और एक लिया था O2 यानी ऑक्सीजन, और इसकी रिएक्शन करवाई थी तो SO3 बना था, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना था ना, सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड बना था, ये एक प्रकार की अपन ने संयोजन अभिक्रिया में पढ़ी थी, ये एक प्रकार से अपन ने ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर पढ़ी थी। अगर इसके अंदर क्या मिला दूं, अगर इसके अंदर में NO मिला दूं, NO का मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला दूं, N का मतलब नाइट्रोजन और O का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्साइड। मैं अगर इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला दूं इस अभिक्रिया के दौरान, तो ये क्या कर देंगे, इसके वेग को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, उसको अपन आगे पढ़ेंगे। ये इसके वेग में परिवर्तन कर देंगे, ये ओरिजिनल रूप से इसका वेग नहीं चल पाएगा, या तो ये बढ़ा देंगे या ये क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। यहाँ पे ये है, ये क्या कहलाता है, यहाँ पे उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे एक और लिखता हूँ मैं उदाहरण, एक उदाहरण और लिखूँ, देखो क्या लिखूँ
KClO3 अपन ने पढ़ा था, आपको नाम याद हो तो KClO3 क्या था, ये K का मतलब पोटेशियम, ClO3 का मतलब क्लोरेट था। ये था क्या, मैं नाम लिख दूँ, ये था पोटेशियम क्लोरेट। क्या था ये, पोटेशियम क्लोरेट। इसको पढ़ा था अपन ने वियोजन में पढ़ा था, इसको पढ़ा था अपन ने ऑक्सीकरण के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर क्या होता है, इसको ऑक्सीकरण में नहीं पढ़ा था, इसको अपचयन के अंदर पढ़ा था, क्योंकि यहाँ से अभी ऑक्सीजन का वियोग कर रहा हूँ, देखना यहाँ से क्या बनेगा, KCl बनेगा और प्लस में क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा अलग से। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे हुआ कि KClO3 का क्या हो गया, अपचयन हो गया, मीन्स ऑक्सीकरण निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, अपचयन हो गया। दूसरा यहाँ से एक यौगिक था, दो अलग अलग तत्वों में टूट गया, इसका मतलब वियोजन भी हो गई। परंतु इस रासायनिक अभिक्रिया को गर्म करते हैं तो ये अपघटित हो जाती है और ये दो तत्व बना लेती हैं। अगर इसके अंदर मैं MnO2 मिला दूं, MnO2 मिला दूं, ये ना मिलाऊंगा तो भी ये काम हो जाएगा, परंतु अगर ये मिला दूंगा तो ये क्या कर देगा, या तो तेज हो जाएगी या क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ये MnO2 मतलब, Mn का मतलब क्या होता है, मैग्नीज, Mn का मतलब क्या होता है, मैग्नीज, और O2 का मतलब डाई ऑक्साइड, दो को डाई बोलते हैं ना, मैग्नीज डाई ऑक्साइड अगर मिला दूं तो ये मैग्नीज डाई ऑक्साइड है, ये किसका काम करेगा, यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है पदार्थ नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये मैग्नीज डाई ऑक्साइड, ये क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर रहे हैं, और ये क्या कहलाते हैं, अपने यहाँ से उत्प्रेरक कहलाते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन उत्प्रेरकों के प्रकार की। तो अगर उत्प्रेरकों के प्रकार की बात करें तो अपन दो प्रकार से इसको पढ़ेंगे। दो प्रकार से कैसे, एक तो पढ़ेंगे अपन अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। अवस्था में समझते हो, अवस्था में भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में भौतिक अवस्था किसी भी पदार्थ की सामान्यतः 5 अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस इस हिसाब से। इस अवस्था के आधार पर अपन क्या करते हैं, इस उत्प्रेरक के प्रकार को पढ़ते हैं। दूसरा इसका प्रकार पढ़ते हैं किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर, मतलब ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं, क्रिया के आधार पर क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रकार सामान्यतः दो प्रकार से पढ़ेंगे, अवस्था के आधार पर और क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर अपन आगे दो प्रकार पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरक और एक पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। एक पढ़ेंगे क्या, समांगी उत्प्रेरक, और दूसरा कौन सा उत्प्रेरक पढ़ेंगे अपन, विषमांगी उत्प्रेरक पढ़ेंगे। इनको अभी विस्तार से पढ़ेंगे, क्या होते हैं समांगी और क्या होते हैं विषमांगी। ये क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरक पढ़ेंगे ये भी 4 प्रकार के पढ़ेंगे। 4 प्रकार के कौन से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अपन धनात्मक उत्प्रेरक, एक दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन, दूसरा पढ़ेंगे अपन ऋणात्मक उत्प्रेरक, तीसरा अपन कौन सा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे अपन स्वतः उत्प्रेरक, और चौथा अपन कौन सा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे अपन जैव उत्प्रेरक। ये 4 प्रकार पढ़ेंगे अपन क्रिया के आधार पर, और ये 2 प्रकार पढ़ेंगे अपन किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर। तो अब मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं किसकी, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों की, और अवस्था के आधार पर पढ़ते अपन कौन से, समांगी और विषमांगी। तो आपने ये उत्प्रेरक की परिभाषा नोट कर ली होगी, इसको याद करना। और सबसे पहले अब मैं हेडिंग लिखता हूं, कौन सी हेडिंग लिखता हूं मैं, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों की, कि अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक समांगी और विषमांगी क्या होते हैं। तो चलिए देखो, अवस्था के आधार पर मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले हेडिंग डाल दूँ, पहली फर्स्ट हेडिंग लिख दूँ किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार। और सबसे पहला प्रकार इसमें कौन सा लिखूं मैं, सबसे पहला लिखता हूं मैं कौन सा, समांगी उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, क्योंकि अभी 2 प्रकार लिखे ना मैंने, एक समांगी होता है और एक कौन सा होता है, विषमांगी होता है।
आपके आ जाए उत्प्रेरकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आप अच्छे से ऊपर उत्प्रेरकों की परिभाषा लिखोगे, नीचे एक आधा उदाहरण लिखोगे उत्प्रेरक का, उसके नीचे चार्ट बनाओगे उत्प्रेरकों के प्रकार के। उत्प्रेरक दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एक अवस्था के आधार पर और एक क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर दो प्रकार लिखोगे, कौन कौन से, एक समांगी और एक विषमांगी। और क्रिया के आधार पर चार प्रकार लिखोगे, कौन कौन से, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। अब देखिए सबसे पहला है समांगी उत्प्रेरक क्या होता है। समांगी का देखो, इसके अंदर अगर हिंदी में जाएं और इसका अर्थ देखें तो ये होता है कि सम प्लस अंगी या सम प्लस अंग मिलकर बनाता है समांगी नाम बनता है। यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंग क्या होते हैं, समान। अंग मतलब भौतिक अवस्था उनकी क्या होती है, समान होती है, वो वाले क्या कहलाते हैं, समांगी। तो देखना समांगी होते हैं जिसके अंदर कोई तीन काम आते हैं पदार्थ, जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। कौन से आते, मैं यहाँ लिखता हूँ। अभिकारक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और इससे जो पदार्थ नए बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद। और इनके वेग को परिवर्तित जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उत्प्रेरक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो जाए जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, ये जो तीन पदार्थ हैं, ये तीनों की अवस्था क्या हो जाए, समान हो जाए। मतलब या तो तीनों के तीनों गैसीय अवस्था में हो जाए, या तीनों के तीनों क्या हो जाए, ठोस अवस्था में हो जाए, या गैसीय अवस्था में हो जाए। तो इनको देखना, इसकी परिभाषा में ऐसे लिखूंगा, परिभाषा ऐसे लिखूंगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में ही काम आने वाले हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक, अभिकारक उत्पाद तथा उत्प्रेरक तीन हो गए, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, तीनों समान भौतिक अवस्था में हो, तीनों समान भौतिक अवस्था में हो। साथ साथ में लिखते भी जाना, समान भौतिक अवस्था में हो तो ऐसे उत्प्रेरक, हो तो ऐसे उत्प्रेरक, कौन से उत्प्रेरक, जिनकी भौतिक अवस्था इनके समान है, तो ऐसे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये परिभाषा इसकी याद रखनी है, सिंपल सी परिभाषा है, ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि क्या कहेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद और अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या हो, एक जैसी हो, वो क्या कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं बार बार उदाहरण वो सेम ही लिखूंगा, जो 10 प्रकार की अपन ने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी उसमें लिखा था, वैसे के वैसे उदाहरण सारे यहाँ लिखूंगा। जैसे मैं ये लिख दूँ, देखो कौन सी लिख दूँ, अभी जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी वो लिख दूँ। मैंने लिखी थी सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन में किससे करवा दूँ, ऑक्सीजन से करवा दूँ, तो ये बन जाएगा क्या, यहाँ पे ये बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये उदाहरण लिखा था, मैंने कहा था कि इसको बताऊंगा कि ये वेग को बढ़ाता है घटाता है। ये सामान्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। ये सामान्य अपने प्रकृति के हिसाब से चलती है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। अगर इस रासायनिक अभिक्रिया में मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला दूं, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले NO का मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर इसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा मिला दूं तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी संपन्न हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब इसने इसके वेग को बढ़ाया ना, इसने इसके वेग को बढ़ाया, तो ये तो धनात्मक हो गया। पर अगर यहाँ ये बात करें, क्योंकि अभी मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर वो लिखा था, अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि इनकी भाई समांगी से क्या रिश्ता है, तो समांगी से देखना, सल्फर डाइऑक्साइड क्या यहाँ पे गैस है ना, ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है, गैस है ना।
सल्फर ट्राइऑक्साइड भी यहाँ पे क्या है, गैस है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी क्या है, एक प्रकार की गैस है। तो इसी प्रकार को, इसी उदाहरण को मैं लिखूंगा किसके अंदर, आगे पढ़ेंगे धनात्मक उत्प्रेरक उसमें, क्योंकि ये उसके वेग को बढ़ाएगा। और यही मैंने लिखा समांगी उत्प्रेरक के अंदर, क्यों, क्योंकि इन तीनों की अवस्था गैसीय अवस्था है, तीनों की अवस्था सेम है, और अपन ने ये लिखा कि तीनों समान भौतिक अवस्था में हो तो वो क्या कहलाता है, अपना समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि समांगी होता क्या है, कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ये तीनों के तीनों एक जैसी भौतिक अवस्था में हो। जैसे मैं एक उदाहरण और लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ CH3COOCH3। ये जो CH3 होता है ये क्या होता है, मेथिल बोला जाता है। तो मेथिल और 2 बार ये लगा हुआ तो इसको मेथिल एसीटेट बोलते हैं। ये मेथिल एसीटेट है, इसके अंदर अगर मैं जल मिला दूँ, पानी मिला दूँ, यही अभिक्रियाएं मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार लिखूंगा, इनको आपको याद हो जानी चाहिए। इसकी रिएक्शन जल के साथ में करवाते हैं तो बनता क्या है, देखो बनता है एक तो CH3COOH। आपको ये याद हो जाना चाहिए, अपन अम्ल क्षार वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। ये है एसिटिक अम्ल का सूत्र। एक तो एसिटिक अम्ल बन गया, और एक साथ में क्या बन जाएगा, CH3OH। ये होता है क्या, वो मेथिल एसीटेट है तो CH3 मेथिल है, तो मेथिल एल्कोहल है, इसको साथ में बोलते हैं तो मेथेनॉल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेथेनॉल। तो सामान्यतः अगर मैं मेथिल एसीटेट के अंदर पानी मिला दूं तो वो प्राकृतिक रूप से आराम से एसिटिक अम्ल और मेथेनॉल में बदल जाएगा। अगर इसी के अंदर मैं क्या मिला दूं, एक HCl और मिला दूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वेग को बढ़ाए घटाए उसके ऊपर जाए तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। पर अपन समांगी पढ़ रहे हैं, समांगी पढ़ रहे हैं तो देखना ये मेथिल एसीटेट होता है, ये लिक्विड होता है, ये पानी भी होता है, ये लिक्विड होता है। ये HCl होता है, इसका जलीय विलयन लेते तो इसको AQ से दर्शाते जलीय विलयन को, और ये इसके जलीय विलयन नहीं प्राप्त होते, क्यों, क्योंकि इसके साथ में जल मिल जाता है तो ये जलीय विलयन को दर्शाते हैं। तो यहाँ से ये देखो कि ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड, क्योंकि जलीय विलयन होता है सामान्यतः लिक्विड होता है। तो ये क्या हुए, सारे के सारे लिक्विड है, एक ही भौतिक अवस्था के अंदर है, तो ये किस में चले जाएंगे, ये चले जाएंगे अपने समांगी उत्प्रेरकों के अंदर। तो इस हिसाब से हुआ क्या, इस हिसाब से ये हुआ कि अपन ने समांगी उत्प्रेरक पढ़े जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था क्या थी, एक जैसी थी, इसलिए अपन ने इनको क्या कहा, समांगी उत्प्रेरक कहा। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया कि समांगी उत्प्रेरक होता क्या है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ ही नहीं था। अभी अगर इसी समांगी उत्प्रेरक को क्या लिख दूँ मैं, विषमांगी उत्प्रेरक बना दूँ तो क्या होगा, देखो दूसरा मैं प्रकार लिखता हूँ इसी का, कौन सा अपन ने पढ़ा था, विषमांगी उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। तो ये विषमांगी उत्प्रेरक होगा क्या, इसका एकदम व्युत्क्रम, समांगी के आगे विषमांगी लिख दिया, यानी विषम अंग, जिसके अंग विषम होंगे, अलग अलग होंगे, वो क्या कहलाएंगे, विषमांगी। तो उसकी सेम परिभाषा लिख दूं और ऐसे लिख दूं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, इसमें दो नाम याद रखने, एक तो किसका नाम अभिकारक और दूसरा किसका याद रखना है, उत्प्रेरक का याद रखना, उत्पाद का नहीं, किसका, उत्प्रेरक का। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक भिन्न भौतिक अवस्था में हो, भिन्न भिन्न अवस्था में हो, ऐसे लिख दो, भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में हो या अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में हो, भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में हो, तो ऐसे उत्प्रेरक हो, तो ऐसे उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। बस ये इसकी परिभाषा याद रखनी है कि उसके अंदर तीनों की भौतिक अवस्था समान थी और इसके अंदर दो थे, दोनों की भौतिक अवस्था क्या थी, भिन्न भिन्न थी। अब देखना अवस्था भिन्न भिन्न है तो किस हिसाब से भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे
मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, N2 नाइट्रोजन गैस है, प्लस यहाँ पे लिखता हूँ मैं H2। N2 और H2 मिलके बना लेगी NH3। NH3 मीन्स क्या बना लेगी, ये अमोनिया बना लेगी। N2 और H2 मिलके NH3 बना लेगी। NH3 क्या, यहाँ पे अमोनिया है। देखना ये भी गैस है और ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है, और ये अमोनिया भी यहाँ पे क्या है, गैस है। इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर संतुलित कर दूं तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे संतुलित हो जाएगी, यहाँ पे मैं लगा दूं कितना, 3 तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे लगा दूं 2 तो ये संतुलित हो जाएगी। अब देखना ये तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आराम से मिलके नाइट्रोजन ये अमोनिया बना लेगी प्राकृतिक रूप से। अगर इसके अंदर मैं क्या मिला दूं, इसके अंदर मुझे इसके वेग को परिवर्तित करने के लिए मैं थोड़ा सा क्या मिला दूं, Fe मिला दूं। Fe जो होता है ये किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। Fe का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फेरस होता है, फेरस मीन्स आयरन, लोहा जो होता है। ये अगर थोड़ा सा इसके अंदर मिला दूं तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी भौतिक अवस्था तो भिन्न हो जाएगी। पहली बात तो ये मिलाने से इसका वेग परिवर्तित हो जाएगा, वेग परिवर्तित हो जाएगा, इसका मतलब उत्प्रेरक हो गए। अब इसकी अवस्था इनसे भिन्न है, ये गैसीय अवस्था में और ये किस में है, सॉलिड अवस्था के अंदर है, तो फिर इनकी अवस्था भिन्न भिन्न होगी ना। तो इनकी अवस्था भिन्न भिन्न हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन से उत्प्रेरक हो गए, ये विषमांगी उत्प्रेरक हो गए। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, इस हिसाब से अपन ने समांगी और विषमांगी दो उत्प्रेरक पढ़े। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा। तो आप इनको अच्छे से समझना कि समांगी क्या होते हैं और विषमांगी क्या होते हैं। अगर मैं इसका एक और उदाहरण लिख दूं, मैं इस विषमांगी उत्प्रेरक का यहाँ पे उदाहरण लिख दूं, उदाहरण कौन सा लिख दूं, वही सेम लिख दूं अभी जो लिखा था, कौन सा, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल है। इस वनस्पति तेल के अंदर मैं क्या मिला दूं, हाइड्रोजन गैस मिला दूं, क्या मिला दूं, हाइड्रोजन गैस। तो ये अपने आप वनस्पति तेल किस में बदल जाएगा, वनस्पति घी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वनस्पति घी में। वनस्पति घी मतलब डालडा घी जो होता है, अपन बोलते हैं ना डालडा घी, वो वनस्पति घी बन जाएगा। अब देखना ये लिक्विड था, ये गैस थी और ये क्या थी, सॉलिड था। मतलब ये अभिकारक और ये उत्पाद, यहाँ पे एक उत्प्रेरक काम में लेता हूँ, उत्प्रेरक काम में लेता हूँ क्या, निकेल, और ये निकेल क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड होता है। तो देखना हुआ क्या, अगर मैं किसके अंदर, वनस्पति तेल जो होते हैं उनके अंदर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दो तो सामान्य रूप से वो वनस्पति घी में बदल जाएंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है। अगर इसके अंदर निकेल मिला दो तो वेग बदल जाएगा, इसका वेग बदल जाएगा, तो इसका मतलब ये उत्प्रेरक हुआ। उत्प्रेरक हुआ तो अपन इसके प्रकार पे जाते हैं, विषमांगी वाले पे। विषमांगी वाले पे जाते हैं तो अपने को पता है कि ये कौन सी अवस्था में लिक्विड, ये कौन सी अवस्था में गैस, और ये कौन सी में ठोस अवस्था में। तो ये जो अभिकारक है और ये जो उत्प्रेरक है अलग अलग अवस्था में हो गए ना, ये अलग अलग अवस्था में हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गए अपने यहाँ पे, ये हो गए अपने यहाँ पे विषमांगी उत्प्रेरक। तो आपको ये दो प्रकार अच्छे से समझ में आए होंगे कि समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं और विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं। समांगी उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समान भौतिक अवस्था रखते हैं। अभिकारक उत्पाद और उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक जैसी भौतिक अवस्था रखते हैं तो वो समांगी, और अगर ये दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था रखते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, विषमांगी हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई समांगी और विषमांगी की अवस्था के आधार पर। अब मैं अगली बात करता हूँ किसके आधार पर, अगली बात करता हूँ मैं क्रिया के आधार पर। क्योंकि अब भी अपन ने दो प्रकार पढ़े थे, एक अवस्था के आधार पर पढ़ा था और एक दूसरा किसके आधार पर पढ़ा था, क्रिया के आधार पर पढ़ा था। तो मैं क्रिया के आधार पर लिखता हूँ, और क्रिया के आधार पर आपको याद होगा अपन ने कितने प्रकार लिखे थे। अभी क्रिया के आधार पर अपन ने 4 प्रकार लिखे थे। 4 प्रकार थे कौन से, एक था धनात्मक उत्प्रेरक, एक था ऋणात्मक उत्प्रेरक, और एक था कौन सा, स्वतः उत्प्रेरक, और एक था क्या, जैव उत्प्रेरक। उसमें पहला शुरुआत करता हूं मैं किसकी, पहली शुरुआत करता हूं मैं धनात्मक उत्प्रेरक की। किसकी, धनात्मक उत्प्रेरक की। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है आपको, धनात्मक मतलब प्लस वाला, और प्लस में बढ़ना, प्लस का मतलब बढ़ना,
1 रुपया फिर आया +1, फिर आया रुपया 1 +1 +1, रुपये अपने पास में क्या होते गए, बढ़ते गए। इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक उत्प्रेरक है, इसका मतलब निश्चित ही ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ऐसे उत्प्रेरक, क्या ऐसे उत्प्रेरक, सीधा उत्प्रेरक के बारे में लिखूं तो ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ या ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये तो हुई इसकी परिभाषा हुई। तो परिभाषा तो केमिस्ट्री के अंदर इतनी महत्वपूर्ण होती नहीं है, महत्वपूर्ण होते हैं इनके उदाहरण। और इनके उदाहरण वही सिंपल से उदाहरण, कौन से उदाहरण, जो अपन ने पीछे पढ़ रखे हैं। तो देखना मैं वही उदाहरण लिखता हूँ। कौन से उदाहरण लिखता हूँ, अभी जो लिखा था मैंने, एक क्या लिखा था, मैंने लिखा था SO2 और साथ में क्या लिखा था, O2 लिखा था। SO2 और O2 मिलकर किसका निर्माण कर लेते, SO3 का। ये सामान्य रूप से धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको संतुलित लिख दूँ, ये क्या हो जाएगी, ये सामान्य प्रक्रिया चलती है और इसमें अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला दूँ, NO मिला दूँ, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगी, इसका मतलब यहाँ पे जो ये NO है ये क्या हो गया, यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक हो गया, क्योंकि इसने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या किया है, बढ़ा दिया है। इसी हिसाब से अगर दूसरा उदाहरण लिखूं मैं, दूसरा प्रकार लिखूं, तो दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है ऋणात्मक उत्प्रेरक। दूसरा प्रकार कौन सा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक भी नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कोई उत्प्रेरक होगा जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा, घटा देगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसे उत्प्रेरक, कैसे उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अपने ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे देखो क्या होता है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे H2O2 लिखूं, ये H2O2 है क्या, ये H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर खुला छोड़ दे, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने आप क्रिया करके विखंडित हो जाती है, क्रिया करके अपघटित हो जाती है। किसके अंदर, एक H2O के अंदर और एक किसके अंदर, O2 के अंदर, यानी पानी के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर ये अपघटित हो जाती है। इसको मैं संतुलित लिख दूँ तो ये लिख दूँ यहाँ पे, ये संतुलित हो जाएगी। अब ये विघटित हो जाती है H2 और O2 में, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड है अपने पास में, वो पानी और हवा बन जाती है, तो अपने तो काम नहीं आती वो। तो इसको संग्रहित करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, इस चीज़ को बनाए रखने के लिए अपन इसमें क्या मिला देते हैं, एक उत्प्रेरक मिला देते हैं। और वो उत्प्रेरक में लिख दूँ कौन सा मिला देते हैं, इसके अंदर उत्प्रेरक मिला देता हूँ, इसके अंदर ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल उत्प्रेरक है, ये क्या करता है, इसकी प्रक्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है। और इसकी प्रक्रिया को रोक देता है तो इसके हिसाब से क्या हो जाती है, ये वेग क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। यानी ये अपने आप में क्या नहीं हो पाती, विघटित नहीं हो पाती, होती तो है पर बहुत धीरे धीरे विघटित हो पाते हैं, अपघटित हो पाते हैं। तो फिर ये क्या हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण हो गया कौन, ये ग्लिसरॉल है। ये ग्लिसरॉल आगे भी अपन पढ़ेंगे, कब, जब रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या पढ़ेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या अपन जब पढ़ेंगे, कौन सा, अम्ल और क्षार वाला पार्ट, उसमें पढ़ेंगे अपन साबुन, और साबुन पढ़ेंगे तो जब साबुन बनाएंगे तो उसके साथ में क्या बनेगा, ग्लिसरॉल बनेगा, तब उसको पढ़ेंगे। तीसरा प्रकार अपन ने पढ़ा था कौन सा, तीसरा पढ़ा था अपन ने स्वतः उत्प्रेरक। तीसरा कौन सा पढ़ा था, स्वतः उत्प्रेरक। तो स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, स्वतः का मतलब अपने आप ही, स्वतः का मतलब अपने आप ही। तो मैं लिख दूं ये बात कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं,
ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बना उत्पाद ही, यानी इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो उत्पाद बन जाते हैं, ये उत्पाद होते हैं आगे क्रिया करने के बाद में जो बनते हैं, बना उत्पाद ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उत्पाद ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। उसे स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। ये याद रखना है आपको इसकी परिभाषा, कि इसके अंदर बाहर से कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया जा सकता, उसके अंदर जो उत्पाद बन रहा वो ही इसके क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम। जैसे देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे CH3 COO और लिखता हूँ C2H5। जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था CH3 COO CH3, वो क्या था? CH3 मेथिल है तो मेथिल एसीटेट था, ये C2H5 एथिल है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये है यहाँ पे एथिल एसीटेट। क्या है यहाँ पे? एथिल एसीटेट है। इस एथिल एसीटेट में H2O में पानी मिला दूं तो ये अपने आप क्या करता है? ये अपने आप एक तो अभी जैसे पीछे लिखा था किस में बदल जाता है? एसिटिक अम्ल में। याद रखना है सूत्र एसिटिक अम्ल का। और एक किस में बदल जाता है? वहाँ पे मेथिल एल्कोहल था, क्योंकि मेथिल एसीटेट लिया था, मेथिल एल्कोहल मेथेनॉल बना था। यहाँ पे C2H5OH बनेगा, मीन्स यहाँ पे एथिल एल्कोहल बनेगा, ये एथेनॉल कहलाता है। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे एथेनॉल, और यहाँ वहाँ पे बना था मेथेनॉल। तो देखो ये जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, अलग से कोई उत्प्रेरक ना मिलाते हैं इसके अंदर, यही जो एसिटिक अम्ल है, ये क्या है? ये है एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल जैसे ही क्या होती है, थोड़ी सी रासायनिक अभिक्रिया आगे चलती है तो ये बनना शुरू हो जाता है। ये बनना शुरू हो जाता है तो ये क्या करता है? अपने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अपने आप ही बढ़ाने लग जाता है। तो फिर ये जो है, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? स्वतः उत्प्रेरक का। और एक चौथा जो प्रकार बच गया, वो प्रकार बच गया कौन सा? वो प्रकार बच गया जैव उत्प्रेरक का। यानी जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक नाम से पता चल रहा है कि ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनको संपन्न करने में काम आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो ये बात याद रखनी है आपको कि जैव उत्प्रेरक होते क्या हैं? जैव उत्प्रेरक वो उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया कौन सी? जैसे इनको सामान्यतः इनको एंजाइम भी कहा जाता है। ये बात याद रखना, इनको सामान्यतः क्या कहा जाता है? एंजाइम भी कहा जा सकता है। तो आपको पूछ लेंगे कि निम्न में से एंजाइम हैं, ये चारों नीचे लिख देगा एबीसीडी के अंदर। आपको पता होना चाहिए जैव उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या? यहाँ पे मैं लिख दूँ माल्टोज। माल्टोज है, इसको किस में बदलना है? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के अंदर बदलना है तो ये जैव रासायनिक अभिक्रिया है एक प्रकार की। और इस माल्टोज को इस ग्लूकोज में बदलने के लिए एक उत्प्रेरक काम में आता है जो क्या है? माल्टेज है। तो ये माल्टेज जो है ये किसका काम करेगा? जैव उत्प्रेरक का। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया ही कौन सी है? जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसका अगर एक उदाहरण और लिख दूं तो देखो NH2CONH2। NH2CONH2 ये क्या है? ये यूरिया का सूत्र है। ये यूरिया है, इसके अंदर अगर जल मिला दें तो ये क्रिया करके किस में बदल जाता है? ये क्रिया करके यूरिया एक तो NH3 के अंदर बदल जाता है और एक इसके अंदर बदल जाता है CO3 के अंदर बदल जाता है, कार्बन ट्राइऑक्साइड के अंदर बदल जाता है। अब देखो यहाँ से ये इसके अंदर बदल गया, इसके अंदर उत्प्रेरक का काम कौन करेगा? यूरिएज करेगा। ये यूरिएज जो होगा इस यूरिया को और जल को मिलाकर किस में बदल देगा? NH3 और CO3 के अंदर बदल देगा।
तो इस हिसाब से क्या हुआ, इस हिसाब से हुआ ये कि ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है, इसके अंदर जो यूरिएज है ये किसका काम कर रहा है, ये जैव उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने आज की क्लास में पढ़ा उत्प्रेरक और उसके प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक दो प्रकार से पढ़ते हैं अपन, एक अवस्था के आधार पर और एक क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर पढ़ते हैं अपन समांगी विषमांगी। समांगी होते हैं जिसमें अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों समान अवस्था में हो, और विषमांगी में पढ़ते हैं जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न अवस्था में हो। अवस्था में भौतिक अवस्था में। दूसरा क्रिया के आधार पर पढ़ा था जिसमें 4 प्रकार थे। एक प्रकार था कौन सा, एक प्रकार था धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक स्वतः और एक जैव। धनात्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे, ऋणात्मक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा दे, स्वतः उत्प्रेरक जिसमें बाहर से कोई उत्प्रेरक काम में ना आ रहा हो, उस अभिक्रिया में बना उत्पाद ही किसका काम करने लग जाए, उत्प्रेरक का काम करने लग जाए। और चौथा स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक कौन से होते हैं, चौथा पड़ा जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक कौन से होते हैं, जो ऐसे उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने में काम आते हैं, उनके वेग को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक। ये उदाहरण जितने भी अपन ने लिखे सारे के सारे पीछे से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में से उठा के लिखे हैं। तो आप उन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लेते हो, उनके उदाहरण याद कर लेते हो, तो इनके उदाहरण एकदम सिंपल होते हैं, ये याद हो जाते हैं आपसे। तो इस क्लास में आप ये याद करना, सारे उत्प्रेरकों के प्रकार और उत्प्रेरक याद करना। आगे अपन उत्प्रेरकों के गुण और 2 पदार्थ और रह जाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, उनके बारे में अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।